हेलो स्टूडेंट्स, सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के अकाउंटिंग टेक्निक्स। तो मॉड्यूल में 3 तरह की अकाउंटिंग दी है। आपका बिजनेस सेल ऑफ गुड्स ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस के ट्रांजैक्शंस कैजुअली करता है, फ्रीक्वेंटली करता है या न्यूमरसली करता है, तो उसके ऊपर डिपेंड है आपकी अकाउंटिंग। तो पहले मैं तीनों का तीनों एक साथ डिस्कशन नहीं करूँगा। पहले मैं कैजुअली का जो भी यहाँ पे थ्योरी है और उसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है वो अपन सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे फ्रीक्वेंटली पे और उसके बाद जाएंगे न्यूमरसली पे। तो पहले अपन स्टार्ट करते हैं। अकाउंटिंग एंट्रीज डिपेंड ऑन द फैक्ट वेदर द बिजनेस सेंड्स गुड्स ऑन सेल और रिटर्न बेसिस कैजुअली, फ्रीक्वेंटली एंड न्यूमरसली। तो पहला वाला जो है व्हेन द बिजनेस सेंड गुड्स कैजुअली, तो पहले अपन देखने वाले हैं when the business sends goods casually on sale or return basis। तो अगर बिजनेस ने कैजुअली बिजनेस में गुड्स सेंड होते हैं सेल और रिटर्न बेसिस पे, तो क्या करना है। तो when transactions are few, the seller on sending the goods treat them as ordinary sale। देखो एक्चुअली बहुत रेयरली ऐसे ट्रांजैक्शंस जब होते हैं तो उसके लिए आपको कोई स्पेशल बुक्स रखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपके पास ट्रांजैक्शंस बहुत लिमिटेड है। तो आप एक काम कीजिए, ऐसा समझ लीजिए कि कस्टमर अपने को बाद में हाँ बोलना है, मतलब अप्रूव करेगा गुड्स के लिए, और उसके हिसाब से आपने सेल की एंट्री पास कर लेना है। तो क्योंकि बहुत कम ट्रांजैक्शन है, इसके लिए वहाँ पे बुक्स वगैरह प्रॉपर अलग से कोई मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। आपके ट्रांजैक्शन सेल और रिटर्न बेसिस को भी क्या कर लो, आप सेल ट्रीट कर लो, ठीक है, ताकि अपने बुक्स में उसका रिकॉर्ड आ जाए। मतलब उस कस्टमर को अपन ने माल दिए हुए हैं, ये अपने बुक्स में रिकॉर्ड रहना चाहिए। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, उसको ऑर्डिनरी सेल ट्रीट कर लेंगे। ऑर्डिनरी सेल मतलब क्रेडिट सेल, सिंपली क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर लो। इफ द गुड्स आर एक्सेप्टेड और नॉट रिटर्न ऑन और द बिजनेस रिसीव्स नो इंटीमेशन विद इन ए स्पेसिफाइड टाइम लिमिट, नो एक्स्ट्रा एंट्री इज रिक्वायर्ड टू बी पास्ड बिकॉज द एंट्री फॉर सेल पास्ड एट द टाइम ऑफ सेंडिंग द गुड्स बिकम्स द यूजुअल एंट्री आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द स्पेसिफाइड पीरियड। अब मैंने सपोज 1 तारीख को उसको गुड्स सेल और रिटर्न बेसिस पे दिया, 1 मार्च को, और उसके बाद उसको 15 दिन का टाइम दिया मैंने, 15 डेज का। अब 1 मार्च को मैंने क्या किया, सेल की एंट्री पास कर लिया, डायरेक्टली सेल की एंट्री पास कर दिया मैंने। और फिर 20 मार्च हो गया, उसका कोई अपने को इन्फॉर्मेशन नहीं आया, कुछ नहीं आया, मतलब उसने कुछ अपने को रिप्लाई नहीं दिया कि मैंने माल लिया नहीं लिया। तो अब अपने को यहाँ पे कुछ एंट्री करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी अपन ने 1 तारीख को मैंने सेल की एंट्री पास कर लिया था, और 15 दिन के बाद उसका रिप्लाई नहीं आया, मतलब अपन क्या पकड़ेंगे यहाँ पे, सेल ट्रीट कर लेंगे। या फिर सपोज 1 मार्च को मैंने उसको माल दिया और सेल ट्रीट कर लिया, और उसका 10 तारीख को फोन आया सामने वाले का, और उसने फोन पे बोला कि सर आपने जो मेरे पास माल दिया है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जो रेट आपने बोला है उस रेट पे मैं एक्सेप्ट कर ले रहा हूँ। तो यहाँ पे सेल ट्रीट हो गया। तो 10 तारीख को मुझे सेल की एंट्री अलग से करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 1 तारीख को सेल की एंट्री पास कर ली है। देखो यहाँ पे रेवेन्यू अपन ने रिकॉग्नाइज कर लिया 1 तारीख को ही, खाली 10 तारीख को अपने को क्या हुआ, इंफॉर्मेशन मिली कि वो सामने वाले ने माल जो है एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ पे जब कभी भी कस्टमर आगे जाके अप्रूव करता है तो आपको अलग से एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी अपन ने एंट्री पास कर लिया है सेल का, ठीक है। हाँ, इफ एट द ईयर एंड goods are still lying with the customer and the specific time limit is yet to expire, the entry for sales made earlier is cancelled and value of the goods lying with the customer must be reduced from the selling price to the cost price and treat as an ordinary inventory for the balance sheet purpose। देखो ये क्या है, सपोज अभी यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल ले रहा हूँ जिसमें मैंने कस्टमर को सेल और रिटर्न बेसिस पे माल दिया था। कब दिया, 25 मार्च को, और सामने वाले को मैंने बोला कि मुझे 15 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म करो आपको माल चाहिए या नहीं चाहिए। देखो मैंने 10,000 रुपये के गुड्स से कॉस्ट 10,000 का था, और मैंने उसको 12,000 में सेल और रिटर्न बेसिस पे ऑफर दिया। 12,000 रुपये मेरी मार्केट प्राइस है, ठीक है। तो 25 मार्च को मैंने बोला कि भाई 12,000 रुपये के गुड्स है, आपको अगर चाहिए तो 15 दिन में इन्फॉर्म करो, आपको चाहिए तो 15 दिन के अंदर आप इन्फॉर्म कर दो, चाहिए बोल के या नहीं चाहिए जो भी है, और अगर नहीं चाहिए तो मुझे वापस इन्फॉर्म कर दो, मैं लेके चले जाऊंगा। अब यहाँ पे है 31 मार्च और ये है सेलर का ईयर एंडिंग, मतलब अपना ईयर एंडिंग है 31 मार्च। अब 25 मार्च से अगर 15 दिन काउंट करेंगे 15 डेज, तो वो जाएंगे 15 डेज कहाँ पे जाके खत्म होंगे, 9 अप्रैल को। 9 अप्रैल को 15 डेज खत्म होंगे, लेकिन 31 मार्च मेरा ईयर एंडिंग है,
और ईयर एंडिंग के टाइम पे ऑलरेडी 6 दिन हो गए और सामने वाला कस्टमर जो है उसने अभी तक मुझे कुछ बोला नहीं है कि मैंने माल लिया या नहीं लिया। तो अब फाइनल अकाउंट बनाते तक अगर इस एंट्री को जो तुमने 25 मार्च को सेल ट्रीट कर लिया था, सेल ट्रीट कर लिया तुमने, 12,000 रुपए की सेल की एंट्री पास कर दी तुमने, डायरेक्टली सेल की एंट्री पास कर दी, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, तुमने एंट्री कर दी है डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 12,000 ये एंट्री तुमने पास कर दी। देखो फाइनल अकाउंट बनाते तक गलत क्या हो रहा है कि अगर ये कस्टमर ने अप्रैल के स्टार्टिंग वीक में अगर बोल दिया कि मुझे ये गुड्स नहीं चाहिए, तो अपन ने लास्ट ईयर का प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया वो गलत हो जाएगा, क्योंकि तुमने पिछले साल प्रॉफिट ट्रीट कर लिए थे उसको 2,000 रुपए को, 10,000 के गुड्स 12,000 में तुमने बेचे थे और सामने वाले ने ले लिया बोल के तुमने 25 तारीख को सेल की एंट्री पास कर ली। लेकिन 31 मार्च को ऐसा हुआ कि अपन फाइनल अकाउंट जब बना रहे तब अपनी कंडीशन ऐसी है कि अपने को यही पता नहीं है कि कस्टमर लेगा या नहीं लेगा। तो ऐसे टाइम पे प्रॉब्लम क्या है कि अपन ने जो भी एंट्री 25 मार्च को पास कर ली थी 25 मार्च को, वो क्या करो 31 मार्च को रिवर्स कर दो। 31 मार्च को मैं क्या करूंगा, ये एंट्री को रिवर्स कर दूंगा, मतलब मुझे ये सेल्स ट्रीट करना नहीं है, सेल्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कोई बोलेगा सर सेल्स अकाउंट डेबिट कैसे होता, सेल्स रिटर्न लिखना चाहिए, तो कोई सेल्स रिटर्न लिखना चाहे तो भी बिल्कुल करेक्ट है, सेल्स रिटर्न भी लिख सकते हैं। तो सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट 12,000। ठीक है, इसके अलावा एक और एंट्री पास करनी पड़ेगी 31 मार्च को, क्योंकि ये अपने गुड्स है और कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, अपने गुड्स है लेकिन कस्टमर के पास पड़े हुए हैं, तो इसको मुझे क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड करना पड़ेगा। तो इसके लिए मैं एक एंट्री क्या पास करूंगा, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट, स्टॉक विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट 10,000 टू ट्रेडिंग अकाउंट 10,000। तो ये एंट्री से क्या हो जाएगा, अपने बैलेंस शीट में ये स्टॉक आ जाएगा असेट साइड पे, और एक 31 मार्च को अपन ने क्या किया, वो एंट्री को रिवर्स कर दिया और अपन ने अपने अकाउंटिंग करेक्ट कर ली। देखो 31 मार्च की पोजीशन ऐसी है कि कस्टमर ने अभी तक हाँ या ना नहीं बोला है, मतलब उसने अप्रूव भी नहीं किया और रिटर्न भी नहीं किया। तो इस टाइम पे अपने को बैलेंस शीट में वो स्टॉक अपना है बोल के शो करना पड़ेगा, और वो शो करने के लिए अपने को ये 2 एंट्री पास करने पड़ेंगे 31 मार्च को। ठीक है, तो साल भर जब भी अपन ये ट्रांजैक्शंस करेंगे तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो उस आगे जाके कभी ना कभी रिवर्स हो जाएंगे। लेकिन एंड में जब ईयर एंडिंग के टाइम पे जब ये ट्रांजैक्शंस होते हैं तो तुमको कुछ एडजस्टमेंट एंट्रीज पास करने पड़ते हैं, इस तरह से एडजस्टमेंट एंट्रीज करने पड़ेंगे। ठीक है, तो अभी इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चंस है, तो अपन वो जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो और ये कंसेप्ट तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ जो थ्योरी में दिया है वो मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन किया है। अब एक बार अकाउंटिंग एंट्रीज देख लेते हैं अपन। व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, देखो अपन ये कैजुअली वाला पढ़ रहे हैं, ये जो पॉइंट पढ़ रहे हैं अपन ये कैजुअली का अकाउंटिंग का पढ़ रहे हैं, कैजुअली। ठीक है, फ्रीक्वेंटली और न्यूमरसली अभी अपना बाकी है। हाँ, तो कैजुअली में क्या होता है, व्हेन द गुड्स आर सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, डायरेक्टली अपन सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं, डायरेक्टली सेल्स की एंट्री, क्रेडिट सेल की एंट्री पास कर लो। तो एंट्री होती है ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर, तो ट्रेड रिसीवेबल बोलो या डेटर्स अकाउंट डेबिट, कस्टमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, डायरेक्टली इनवॉइस प्राइस पे एंट्री करना है। देखो अपने को 10,000 में गुड्स आए हैं, कॉस्ट है अपने लिए, बट अपन ने सामने वाले को सेल और रिटर्न बेसिस पे जब माल दिए ना, तब उसको बोले कि 12,000 में आपको चाहिए तो ले लो, 12,000 रुपए, उसका एमआरपी 15,000 है। तो सामने वाले को अपन ने ऑफर दिए कि भाई 12,000 रुपए में हमारी प्राइस है, आपको सेल करना है 15,000 14,000 जितना भी आपको सेल करना है सेल कर लो, तो ये मेरी मार्केट प्राइस है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको इनवॉइस प्राइस बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये इनवॉइस प्राइस पे ये एंट्री होने वाली है, इनवॉइस प्राइस पे ये एंट्री होंगी, ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट सेल। व्हेन गुड्स आर रिजेक्टेड और रिटर्न विद इन अ स्पेसिफाइड टाइम, हाँ बाद में अगर कस्टमर ने जिसको अपन ने सेल और रिटर्न बेसिस पे माल दिए, उसने अगर रिटर्न कर दिया या रिजेक्ट कर दिया, उसने इमीडिएटली 4 दिन के बाद फोन किया और बोला कि सर आपने जो मुझे 4 दिन पहले माल दिए थे ना, वो मेरे को नहीं चाहिए, आप लेके चले जाओ, ऐसा माल मेरे पास नहीं बिकेगा, तो अपन क्या करेंगे, जाके उससे माल ले लेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे बुक्स के अंदर, क्योंकि मैंने सेल्स की एंट्री पास कर दिया था, मैं यहाँ पे एंट्री क्या करूंगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट या ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट। देखो टर्म खाली अलग अलग यूज कर रहे हैं, लेकिन मीनिंग एक ही है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर।
सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर। माल बेचने की एंट्री क्या आती है, डेटर टू सेल, और माल वापस आ गया, रिजेक्ट कर दिया बोल के एंट्री क्या करना है, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। तो रिटर्न इनवर्ड बोला है इसने, या तो सेल्स अकाउंट, तो सेल्स को ही क्या करो, कैंसिल कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग सेल्स रिटर्न टर्म वी कैन यूज सेल्स अकाउंट डेबिट ऑल्सो। सेल्स को रिड्यूस कर दिए तो भी एक, क्योंकि सेल्स रिटर्न अल्टीमेटली फाइनल अकाउंट में क्या करते हैं अपन, सेल्स रिटर्न को क्या करते हैं फाइनल अकाउंट में, अल्टीमेटली लेस ही करते ना, तो यहाँ पे सेल्स को डेबिट किए तो भी चलेगा, सेल्स अकाउंट डेबिट या रिटर्न इनवर्ड अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट। चलो, अब व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड और एट इनवॉइस प्राइस, मतलब बाद में कस्टमर ने क्या बोला कि फोन करके अपने को इन्फॉर्म किया या किसी तरह से अपने को इन्फॉर्म कर दिया कि मैंने माल ले लिया, आपने जो मुझे प्राइस बोला है ना वो प्राइस पे मैंने माल खरीद लिया, तो अब अपने को कोई एंट्री करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने एंट्री पास कर दी थी पहले ही, जब मैंने सेल और रिटर्न बेस पे माल उसके पास दिया था फिजिकली, जब पोजीशन दिए थे ना तभी अपने सेल की एंट्री पास कर दिए ना, तो इसके लिए अब अगर वो एक्सेप्ट करता है इनवॉइस प्राइस पे, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ऑलरेडी एंट्री इज पास्ट, पहले ही पास्ट में एंट्री पास कर लिया ना, तो अब एंट्री करने की जरूरत नहीं है। चलो, उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब देखो ये पॉइंट्स कितने इंटरेस्टिंग है, ये वाला पॉइंट्स देखो अब। व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट हायर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, अब तुम बोलेंगे सर ये कैसे पॉसिबल है, मतलब मैंने सामने वाले को जाके बोला कि 12,000 रुपये में मैं तुमको सेल और रिटर्न बेसिस पे ये माल देने को रेडी हूँ, आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो वापस कर देना, 12,000 रुपये में। मेरे माइंड में क्या चालू है कि 10,000 में मुझे आया है, मैं अगर 12,000 में सामने वाले को दे रहा हूँ तो मुझे 2,000 का फायदा हो जाएगा। अब सामने वाले ने फ़ोन किया 4 दिन के बाद, और उसने फ़ोन पे बोला कि सर आप जो मेरे पास माल रखे ना वो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, 12,000 रुपये में मैंने ले लिया। तो इमीडिएटली अपन सामने वाले को रिप्लाई क्या दिए कि सर आपके पास जो अभी माल रखा है उसका रेट 4 दिन पहले 12,000 रुपये था। कितने दिन पहले, 4 डेज पहले। अब आप 4 दिन के बाद अब जब आप एक्सेप्ट कर रहे हो गुड्स को, तो सॉरी सर आपको 12,000 में नहीं मिल सकता, आपको 13,000 रुपये देने पड़ेंगे। सर ऑलरेडी मेरे पास माल नहीं है, शॉर्टेज आ रहा है, और आपके पास जो मैंने माल रखा है ना वो मैं अभी आपके पास आके लेने वाला ही था, क्योंकि मुझे किसी और को भी देने थे माल, तो अगर आपको वो चाहिए तो मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि मुझे वापस कर दीजिए, आपको 13,000 में मिलेगा। मतलब जो चीज़ अपन ने 4 दिन पहले 12,000 में ऑफर दिए थे, वो 4 दिन के बाद जब कस्टमर एग्री कर रहा है, अप्रूव कर रहा है, तब अपन ने उसको अप्रूव कितने में करवाया, 13,000 में। अब वो कस्टमर जो सोच रहा है सामने वाला, जिसको 12,000 में ऑफर था 4 दिन पहले, अब 13,000 में मिल रहा है, तो वो सोच रहा है कि उसके सामने एक कस्टमर आया वो 15,000 में लेने को रेडी है, तो 2,000 का बेनिफिट उसको मिल रहा है सीधा सीधा। देखो कैसे हो रहा है यहाँ पे, एग्जाम्पल समझो, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। देखो ए ने क्या किया, ए ने बी को सेल और रिटर्न बेसिस पे माल दिया, सेल और रिटर्न बेसिस पे क्या रेट से दिया, 12,000 से, 12,000 रुपीज से दे दिया, 12,000 मार्केट प्राइस है, तो ये 12,000 से ऑफर दिया बी को। बट बी बोल रहा था कि मुझे नहीं चाहिए माल, आप मेरे को 12,000 रुपये बहुत ज़्यादा प्राइस लग रहा है, मेरे को नहीं चाहिए माल, ये माल नहीं बिकेगा मेरे पास। अब सी के पास, अभी ए ने क्या बोला कि सर एक काम करो, 12,000 रुपये आपको ज़्यादा प्राइस लग रहा है ना, आप आपके दुकान में ये माल रख लो, 15 दिन का टाइम है, आप 15 दिन के बाद मुझे वापस कर देना माल, आपको पैसे देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको माल चाहिए तो माल ले लेना, नहीं चाहिए तो वापस कर देना। तो अब बी ने क्या बोला, ठीक है रख दो मेरे दुकान में। तो बी के पास अपने माल रख दिए। अब सी आया बी के पास, सी कौन है, कस्टमर है बी का। सी गया बी के पास और बी को बोला कि ये जो गुड्स है आपके पास, ये मुझे पूरा का पूरा परचेस करना है, कितने में दोगे। तो बी ने बोला 15,000 रुपये, 15,000 रुपये रेट बताया बी ने, और सी बोला कि ठीक है मैं ले रहा हूँ। सी ने इमीडिएटली हाँ बोल दिया, 15,000 में लेने को रेडी हो गया। अब बी को क्या लग रहा है कि यार मुझे 12 में आया, 15 में बिक रहा है, 3,000 का बेनिफिट हो रहा है, क्या प्रॉब्लम है। तो बी ने क्या किया, ए को फ़ोन किया, ए को इन्फॉर्म करने के लिए कि मैं ये माल ले रहा हूँ, इन्फॉर्म करने के लिए ए को फ़ोन किया और ए को बोला कि मैं ये माल परचेस कर रहा हूँ आपका, आपने जितने में मुझे प्राइस दिया ना वो प्राइस में मैं परचेस कर रहा हूँ और मैं ले रहा हूँ ये माल। तो इमीडिएटली ए का क्या रिप्लाई था, ए ने बोला कि सर सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, आपको मैंने 12,000 रुपये में जो प्राइस बोला था 4 दिन पहले, वो गुड्स का प्राइस अब 12,000 रुपये से ज़्यादा हो गया है, आपको ये 13,000 में मिलेगा। तो अब बी बोल रहा है कि यार सर ऐसा कैसे आप इंक्रीज कर रहे हो रेट, आपने मुझे 12,000 बोला, आप 13,000 बोल रहे हो। तो ए क्या बोला कि सर ये जो प्रोडक्ट है इसके रेट डेली चेंज होते हैं, तो मैंने आपको जब
ये 12,000 में ऑफर दिया था तब मैंने बोला भी था कि आप रख लीजिए, अच्छा प्रोडक्ट है, बट आपने उस टाइम पे बोला कि नहीं चाहिए नहीं चाहिए। तो अब ए बोल रहा है कि सर आपको 13,000 में मिलेगा, अगर नहीं तो मैं आके आपके पास से अभी आज के आज ही माल उठा के लेके चले जाता हूँ। अब बी के माइंड में कैलकुलेशन क्या चल रहा है, सी आया, कस्टमर सामने खड़ा है, 15,000 में मांग रहा है, ए बोल रहा है कि 12,000 के गुड्स 13,000 में मिलेंगे। तो यहाँ पे बी के लिए प्रॉब्लम क्या है कि बी को यहाँ पे 2,000 का तो फायदा कम से कम हो रहा है, 3 की जगह पे 2,000 का हो रहा है। तो यहाँ पे बी क्या बोलेगा ए को, ठीक है अब आप रेट बढ़ा के दे रहे हो तो ठीक है, मैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, ले लेता हूँ 13,000 में। और बी क्या कर रहा है, सी को 15,000 में सेल कर रहा है। तो यहाँ पे जिस चीज का बेनिफिट बी को 3,000 का होना चाहिए उसको खाली 2,000 का बेनिफिट हो रहा है, और ए को 12,000 रुपए के गुड्स को 13,000 में बी को एक्सेप्ट करवाने का चांस मिल गया। तो ऐसे ट्रांजैक्शन भी पॉसिबल है। तो ए ने बी को पोजीशन दिया था, ओनरशिप नहीं दी थी, तो ए अभी भी ओनर है, तो ए बिल्कुल ये रेट को चेंज कर सकता है। ये 12,000 रुपए का जो रेट है ना, ये बिल्कुल ए चेंज कर सकता है, ठीक है, 12,000 से ज्यादा भी कर सकता है अगर बी जब गुड्स एक्सेप्ट करेगा तब, क्योंकि बी ए यहाँ पे ओनर है, बी जो है खाली जस्ट पोजीशन है उसके पास। तो इसके लिए यहाँ पे इस तरह से अब देखो, जब ए ने पहले जब सेल और रिटर्न बेस पे माल बी को दिया था उस टाइम पे सेल की एंट्री कितने की पास किया था, 12,000 की पास किया, और अब बी एक्सेप्ट कर रहा है गुड्स को कितने में, 13,000 में। तो मैं क्या करूंगा, 1,000 रुपए का जो डिफरेंस है, 12,000 की एंट्री तो पहले ही कर लिया ना 4 दिन पहले, अब सामने वाले ने कितने में ले लिया गुड्स, 13,000 में। तो मुझे क्या करना है, डिफरेंस जो प्राइस का डिफरेंस है ना 12 और 13, 1,000 का, उसकी एंट्री पास करना है। ट्रेड रिसीवेबल अकाउंट डेबिट या कस्टमर अकाउंट डेबिट सेल्स। अगर इनवॉइस प्राइस से ज्यादा प्राइस में कस्टमर एक्सेप्ट करता है तो आपको डिफरेंस अमाउंट की एंट्री पास करनी पड़ेंगे। 12 की एंट्री तो पहले ही कर दिए थे अपन ने, ऐसा सोच के कि सामने वाला कस्टमर जो है वो ले लेगा, और अब क्योंकि वो लेते हुए तक अपन ने रेट इंक्रीज कर दिया तो डिफरेंस अमाउंट की अपने को एंट्री और करनी पड़ेंगी, ठीक है। तो ये एक पॉइंट है। अब व्हेन गुड्स आर एक्सेप्टेड एट लोअर प्राइस देन द इनवॉइस प्राइस, ये अदर स्टोरी है, दूसरी स्टोरी। अब इधर ध्यान दीजिए, ए ने बी को 1 मार्च को, ए ने बी को 1 मार्च को 12,000 रुपए में गुड्स ऑफर किए, बट बी बोला कि मुझे नहीं चाहिए। तो ए ने बोला कि सर आप एक काम कीजिए, 15 दिन के लिए आपके पास रखिए, नहीं बिका तो वापस कर देना। और बी ने क्या किया, वो माल पोजीशन ले लिया। अब 12,000 रुपए में ऑफर दिया था लेकिन बी ने एक्सेप्ट नहीं किया और बी ने वो माल पोजीशन रखा, ओनरशिप नहीं लिया। सी आया बी के पास, कस्टमर आया सी बी के पास, और बी को बोला कि सर आपके पास ये जो माल है पूरा का पूरा मुझे परचेस करना है, कितने में देंगे। तो बी ने बोला रेट 15,000। सी क्या बोला कि सर 15,000 तो बहुत ज्यादा है, अगर आप ये मुझे 13,000 रुपए में देते होंगे तो मैं ले लूंगा, 13,000 रुपए में देते होंगे तो मैं ये एक्सेप्ट कर लूंगा। अब बी के माइंड में कैलकुलेशन, बी बिजनेसमैन है, बी के माइंड में कैलकुलेशन क्या चल रहा कि मुझे ए ने 12 में दिया, कस्टमर मांग रहा है 13 में, तो 1,000 रुपए का प्रॉफिट तो यहां पे मुझे क्लियर मिल रहा है, मतलब 1,000 का प्रॉफिट तो मुझे मिल जाएगा इमीडिएटली। जस्ट मुझे हाँ बोलना है और बी को, ए को फोन करके हाँ बोलना है, और इधर सी को बोलना है कि ठीक है 13,000 में फाइनल। अब बी क्या किया, अंदर गया दुकान में, मतलब गोडाउन में गया बैक साइड में, और ए को फोन किया। ए को फोन करके क्या बोलता है कि सर आपने मेरे पास 4 दिन पहले 1 मार्च को माल दिए थे, 12,000 रुपए उसकी प्राइस बताई थी आपने, तो आप वो जो 12,000 रुपए प्राइस है उसको कुछ कम कर सकते हैं क्या। देखो बी बिजनेसमैन है और ए भी बिजनेसमैन है, तो यहाँ पे बी क्या कर रहा है, वो 1,000 का जो प्रॉफिट यहाँ पे क्लियर है उसको और इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। तो बी ने ए को क्या बोला कि सर अगर आप ये 11,000 रुपए में मुझे लगाते हो तो मैं अभी ये कस्टमर को, सामने वाले को सेल कर दूंगा, और 11,000 रुपए में देते होंगे तो मैं लेने को रेडी हूं, अदरवाइज ये माल नहीं बिकेगा, आप लेके चले जाओ। ए ने बोला, ए के माइंड में क्या चालू है कि भाई मुझे 10,000 में आया हुआ है, सामने वाला बी बोल रहा है 11,000 में लेने को रेडी है, अगर मैं बी को ना बोल दूं तो बी बोलेगा माल उठा के लेके जाओ, ऑलरेडी मेरे गोडाउन में लाखों का माल पड़े वाला है। ए के माइंड में चल रहा है सब कैलकुलेशन। ए क्या बोल रहा है, सोच रहा है कि 10,000 में मुझे आया, बी बोल रहा है कि 12,000 में नहीं चाहिए, 11,000 में चाहिए। अगर बी को मैंने मना कर दिया 11,000 के लिए तो बी बोलेगा माल लेके चले जाओ, और मैं गोडाउन में लाके उसको रख दूंगा, ऑलरेडी गोडाउन में मेरे लाखों रुपए का माल पड़े हुआ है।
तो ए क्या बोल रहा है कि सर 11,000 रुपये थोड़ा कम हो गया, आप 11,500 रुपये में लेना है तो बोलो, क्योंकि मुझे भी इतना उसमें मार्जिन नहीं मिलता है। तो ए बोल रहा है बी को कि 11,500 की बात करेंगे अपन, 11,500 में आप ले लो। तो बी ने क्या बोला कि ठीक है 11,500 डन, 11,500 में मैं ये माल ले रहा हूं, आप बिल बना के भेज दीजिए। और बी क्या कर रहा है, सी को यहाँ पे 13,000 में फाइनल कर दिया। तो बी ने क्या किया, जस्ट एक कॉल करके 500 रुपए से उसका प्रॉफिट इंक्रीज कर दिया। जो पहले 1,000 का प्रॉफिट दिख रहा था क्लियरली उसको उसने क्या किया, बार्गेनिंग करके 500 से और इंक्रीज करके 1,500 रुपए प्रॉफिट अर्न कर लिया। तो अब ए का प्रॉब्लम क्या है, अपन यहाँ पे अकाउंटिंग देख रहे ए के एंगल से। ए का प्रॉब्लम क्या है, ए ने 12,000 रुपए की एंट्री 1 मार्च को कर दी थी, क्या बोल के, सेल बोल के, डायरेक्टली सेल की एंट्री पास कर दी, क्रेडिट सेल की। और बाद में 5 मार्च को जब बी का फोन आया और ए से बार्गेनिंग करके ए ने 11,500 में फाइनल कर दिया, तो ऑलरेडी जो 12,000 की एंट्री पास की थी वहां पे इन्होंने क्या करे, 12,000 की एंट्री कर दिए थे ना, अब 11,500 हो गया, तो 500 रुपए ज्यादा की एंट्री पास कर दिया ना अपन ने। तो ए क्या करेगा, यहाँ पे एक 500 की एंट्री रिवर्स करेगा, 500 रुपए की एंट्री को रिवर्स कर देगा, क्योंकि 12,000 की सेल की एंट्री 1 मार्च को कर दिए थे। तो अब 5 मार्च को क्या होगा, 5 मार्च को ये जो इन्होंने रेट फाइनल किए 12,000 की जगह 11,500, तो ए को क्या करना पड़ेगा, जो 12,000 की एंट्री है उसको रिड्यूस करने के लिए 500 रुपए से रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है ट्रांजैक्शंस में, सेल ऑन अप्रूवल बेसिस में ये एक पॉसिबिलिटी ट्रांजैक्शन है। तो यहाँ पे उन्होंने क्या दिया, देखो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल या कस्टमर, यहाँ पे सेल्स रिटर्न मत लिखना। ठीक है, तो यहाँ पे सेल्स अकाउंट ही डेबिट करना है तुमको, बिकॉज यहाँ पे प्राइस जो है ना वो रिड्यूस कर दिया, प्राइस जो है वहां पे अपन ने रिड्यूस कर दिया। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू ट्रेड रिसीवेबल, जैसे ही 500 रुपए की एंट्री पास करेंगे तो तुम्हारा एंट्री ऑलरेडी सेल का जो पहले का था वो करेक्ट है, आपने एक एडिशनल एंट्री पास करके अपन ने उसकी अमाउंट करेक्ट कर लिया। ठीक है, तो या तो ये पॉसिबल केस है या तो ये पॉसिबल है, दोनों में से एक होगा एट ए टाइम, या दोनों भी नहीं होंगे, ऐसा ही पॉसिबल है। हो सकता है 12,000 रुपए का एग्जैक्टली 12,000 में एक्सेप्ट कर ले सामने वाला, तो उस केस में कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है अपने को। ठीक है, तो 3 पॉसिबिलिटी है, जो प्राइस अपन ने पहले ऑफर किए उसी प्राइस पे वो सामने वाला एक्सेप्ट कर लेना, ये एक पॉसिबिलिटी। जो प्राइस पे मैंने पहले ऑफर दिया था उससे ज्यादा प्राइस में सामने वाला एक्सेप्ट करना, सेकंड पॉसिबिलिटी। जो प्राइस में मैंने पहले ऑफर दिया था उससे कम प्राइस में एक्सेप्ट करना, ये थर्ड पॉसिबिलिटी। तो एट ए टाइम तीनों में से एक ही केस पॉसिबल है, तीनों में से एक ही केस हो सकता है एट ए टाइम। तो ये मैंने जो बताया ये अभी अपने को इसके क्वेश्चंस करने हैं। और लास्ट में क्या दिया, एट द ईयर एंड व्हेन द गुड्स आर लाइंग विद द कस्टमर एंड द स्पेसिफाइड टाइम लिमिट इज येट टू एक्सपायर, मतलब 31 मार्च अपना ईयर एंडिंग है और 25 मार्च को मैंने सेल और रिटर्न बेसिस पे माल कस्टमर को दिया और उसको बोला कि 1 महीने का टाइम है आपके पास हाँ या ना बोलने के लिए। तो 31 मार्च को मैं क्या करूं, क्योंकि मैंने 25 मार्च को सेल्स की एंट्री पास कर दिया और 31 मार्च को अब मैं क्या करना चाहिए। तो इन्होंने क्या बोला है कि पहले तुम क्या करो, जो भी इनवॉइस प्राइस था जिस पे तुमने एंट्री पास की है 25 मार्च को, उस एंट्री को रिवर्स कर दो, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर, एंट्री रिवर्स कर दो सिंपल 31 मार्च को। और इस सेल्स का कॉस्ट क्या था, कॉस्ट, वो जो भी कॉस्ट है उस गुड्स का, उसकी एंट्री तुमको अलग से पास करना है, ये वाली इन्वेंट्री विथ कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। जैसे अपन क्लोजिंग स्टॉक के 2 इफेक्ट देते ना, वैसे ही ये एक एंट्री पास करके तुमको क्या करना है, ये इन्वेंट्री विथ कस्टमर ट्रेडिंग के क्रेडिट पे लिखना है और बैलेंस शीट में एसेट पे लिखना है, क्योंकि ये भी गुड्स अपने ही है, किसी और के पास है, फिजिकली अपने काउंटिंग में नहीं आएगा गोडाउन के अंदर, तो इसके लिए अपने को इसकी एंट्री पास करना है, इन्वेंट्री विथ कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है, तो ये सब एंट्रीज आपको कैजुअली मेथड के अंदर अच्छे से समझना है और इससे रिलेटेड अपन अब क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो ये पहले अच्छे से आप एक बार रिवाइज कर लो, तो आगे अपन फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ठीक है।